नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। मुग़लों के, इस्लामियों के बुरे दिन आ चुके हैं। मैं केवल सड़क पर होने वाली प्रतिक्रिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस विमर्श की जो हमारे ऊपर 75 वर्ष से थोपा जा रहा था और अब उसमें परिवर्तन आ रहा है। सबसे बड़ा इसका जो सिंबल है वो है NCERT, जिसने अब अपने पाठ्यक्रम में संशोधन कर दिया है और उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया जा रहा है पूरी तत्परता से। उत्तर प्रदेश में जो पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं कंडक्ट करता है, वो और CBSE दोनों के पाठ्यक्रम में पूरी तरह से जो NCERT ने अपना सिलेबस सजेस्ट किया था उसके आधार पर परिवर्तन कर दिया गया। और वो परिवर्तन क्या है? जो 11वीं और 12वीं कक्षा में मुग़लों का इतिहास पढ़ाया जाता था, अकबरनामा और बादशाहनामा पढ़ाया जाता था, अब नहीं पढ़ाया जाएगा। उसके स्थान पर भारतीय महापुरुषों का, उन महापुरुषों का जिन्होंने इन इस्लामियों से लोहा लेकर भारतीय परंपरा को, भारतीय जीवन शैली को, भारतीय दर्शन को, भारतीय धर्म को बचाए रखा 1000 साल तक, उनका इतिहास पढ़ाया जाएगा। अब चोल साम्राज्य की बात होगी, पल्लवों की बात होगी, राष्ट्रकूटों की बात होगी, विजयनगर की बात होगी। अब जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की बात नहीं होगी। साथ में और भी जो बहुत सारे जो प्रकरण और आते थे, उन सब में संशोधन किया जा रहा है और इसके लिए निश्चित रूप से साधुवाद देना आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो युवा साथी हैं वो अंततः, आप ये देखें कि मान लीजिए हम यहाँ जयपुर डायलॉग से बैठकर विमर्श करते हैं, वो कितने लोगों तक पहुँचता है? यदि 10 लाख हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो एक साथ भी देखने लगे तो भी तो 10 लाख तक ही तो पहुँचेगा। वो होता नहीं है। कभी कोई 1 लाख देखते हैं, कभी 2 लाख देखते हैं, 3 लाख 4 लाख देखते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो जहर रोज़ इंजेक्ट किया जाता है हमारे युवा वर्ग में NCERT की पुस्तकों के माध्यम से, वो 10-20 करोड़ बच्चों तक पहुंचता है रोज। और उसका निदान तो तभी हो सकता है जब आप पाठ्यक्रम में पूर्ण परिवर्तन करें। वैसे तो पाठ्यक्रम की जो इन्होंने अभी जो फ्रेमवर्क बनाया, करिकुलम फ्रेमवर्क, वो स्वागत योग्य है, हमने कहा भी है। और उसके साथ में अब भारतीय शिक्षा बोर्ड भी आ गया है, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो हमारा पारंपरिक दर्शन है उसकी शिक्षा भी संभव हो सकती है। लेकिन अब भारतीय शिक्षा बोर्ड का अभी तक पूरा जो डिटेल सिलेबस है वो हमारे सामने नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में कुछ कहना जो है वो उचित नहीं होगा। बात यह है कि आखिरकार मुग़लों में ऐसा क्या है जो उनको इतना महान बना के दिखाया जाता है हमारे यहाँ। ये बात समझने वाली और यह बात समझ के और उसका निदान करने वाली है। क्यों सिखाया जाता है ये? क्योंकि हमारे जो एक प्रकार से कह लें कि जो हमारे राजनीतिक दरबारी थे अंग्रेज़ों के, जो उनके एक प्रकार से मैं कहूँ कि उनके वंशज ही हैं, यानी कि ये नेहरू गांधी परिवार जो है, ये जब सत्ता में आए तो इनको बड़ी आशंका थी कि उनको ये भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। भारत की जनता उनको क्यों नहीं स्वीकार करेगी? क्योंकि वो बिल्कुल अंग्रेज़ साहब थे और अंग्रेज़ों के हिसाब से ही चलते थे, वो अंग्रेज़ों का ही विमर्श मानते थे और स्वयं कहते थे कि भाई जो हिंदू हैं वो बड़े पिछड़े हुए हैं, उनकी सोच बड़ी पिछड़ी हुई है, क्योंकि उनके जो आधुनिकता के मानदंड थे वो सारे के सारे विदेशी थे, वो सारे के सारे पश्चिमी थे। इसलिए उन्होंने सदैव पश्चिमी विमर्श को जो अंग्रेज़ हमारे ऊपर थोप गए थे
वही जातिवादी विमर्श, वही हिंदू जो है वो पिछड़े हुए हैं, बौद्ध जो हैं वो आधुनिक हैं और इस्लाम जो है वो आधुनिक है, वही विमर्श उन्होंने आगे बढ़ाया और उसके लिए एक मदरसा छाप मौलाना को भारत का शिक्षा मंत्री बना दिया। अब इससे अधिक तो मेरे विचार से जिन्ना भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता होगा, जिन्ना सोचता होगा कि भाई जो मैं नहीं कर सकता था वो नेहरू ने कर दिया। नेहरू ने न केवल ये किया अपितु कांग्रेस पार्टी में से जो भी हिंदू धर्म के बारे में जानकारी रखने वाले थे, हिंदू विमर्श को आगे बढ़ाने वाले थे, उन सबको चुन चुन कर निकाला। क्योंकि सरदार पटेल जो थे वो एक ऐसा एक समझिए कि वो बरगद के पेड़ थे जिनकी छाया में सब लोग सुरक्षित रहते थे। सरदार पटेल के जाते ही पुरुषोत्तम दास टंडन जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और एक हिंदूवादी थे, उनको उन्होंने ज़बरदस्ती हटवाया। इतना तंग किया जिस तरह से गांधी जी ने सुभाष जी को तंग किया था, याद है आपको? उसी तरह से इतना तंग किया कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और इन्होंने पार्टी को कैप्चर कर लिया पटेल साहब के जाने के बाद। और बाद में फिर 56 में तो ये सोशलिज्म ले आए। अवाड़ी का जो सन 56 का AICC का सेशन था, उसमें इन्होंने आधिकारिक रूप से समाजवाद को कांग्रेस की नीति बना दिया। कांग्रेस की नीति बनाने के बाद में देश बना दिया। आप जानते हैं समाजवाद क्या होता है? समाजवाद का मतलब होता है कि जो भी समृद्ध है हर प्रकार से, चाहे वो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, चाहे जो वैचारिक रूप से समृद्ध हैं, चाहे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं, उनकी समृद्धि को लूटो, उनकी समृद्धि को खत्म करो और अपने पास रख के एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करो, खुद पंच बनो, खुद चौधरी बन के और उसके बाद वो दूसरों से छीन के और जो तुम्हारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो तुमको वोट देते हैं, उनको बांटो। इसी तरह वो सारे के सारे लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया था वो हो गए विशेषाधिकार प्राप्त लोग, और जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया था वो सारे के सारे हो गए वंचित। यह कार्यक्रम इन्होंने चलाया और इसके लिए इन्होंने देखा कि हमें बहुत आवश्यक है कि हम जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको कंट्रोल करें। जो भी निरंकुश शासक होता है वो सबसे पहले पाठ्य पुस्तकों पर अपना अधिकार करता है और उन पाठ्य पुस्तकों के मानकों पर, उन पाठ्य पुस्तकों में क्या लिखा जाता है उसके ऊपर अपना नियंत्रण करता है। यही चल रहा था। अब ये बदल रहा है, जो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपने समक्ष होते हुए। वैसे तो NCERT ने अपना सिलेबस जारी कर दिया है, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये और भी प्रदेशों में फैलना चाहिए। इन्होंने जो अमेरिकी उपनिवेशवाद है या जो पैक्स अमेरिकाना जिसको कहते हैं, उसके ऊपर भी बड़े बड़े लेख जो नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स जिसको बोलते हैं उसमें जो लिखे थे उसको भी बदल रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। और वहाँ के जो CBSE के स्कूल्स हैं उनको भी ये निर्देश जारी हो गया कि आपको इसको हटाना पड़ेगा। जो भी आप पुस्तकें लाएंगे उसमें ये विषय न होके जो विषय बताए जा रहे हैं भारतीयता के हिसाब से उनको रखना पड़ेगा। तो परिवर्तन होना आरंभ हो गया है। अब इस परिवर्तन को कहाँ तक हमें ले जाना है, कहाँ तक हमें इसे पोषित करना है, वह हमारे सबके ऊपर है। मुझे लगता है कि यह जो अभी हो रहा है ये अभी एक आरंभिक कदम है, बेबी स्टेप्स जिनको बोलते हैं। तो ये बेबी स्टेप्स को आगे बढ़ाते हुए और जो सारे जो कलुषित विचार आए हुए हैं, चाहे वो आर्यन इन्वेजन थियरी हो और चाहे वो वेस्ट की सुपीरियॉरिटी साइंस में जो मानी जाती है, जो हमारे यहाँ आने वाले कई मूर्धन्य वक्ता डॉक्टर CK राजू जैसे जो हैं वो लगातार उसका विरोध करते रहते हैं, उन सब विमर्शों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हम आपको यह आश्वासन देते हैं, यह प्रतिज्ञा करते हैं
कि हम इस कार्य में प्राणपण से लगे रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।